जमाल साहब के कराने के बाद उस कमरे में एक बारी गुस्सैली आवाज़ गूंजी थी, जिसे सुनकर आने ने खौफ से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को मुंह में दबा लिया ताकि हल्की सी भी आवाज़ उस शख्स को सुनाई ना दे सके। कितना बेशरम है तो बुड्ढे, इतना पीटा तुझे फिर भी मेरी जान का नहीं बता रहा। बक भी कहाँ छुपाया है तूने उससे। इज्जत से तुझसे अपनी जान को मांगा था, लेकिन तुझ जैसे लोगों को इज्जत रास सी कहाँ आती है। ढूंढ तो मैं उसे लूँगा ही, मेरे पास ही रहेगी, वो मेरी ही है। उस शख्स के गुस्से से दहाड़ते कमरा गूंज उठा था और साथ ही आनिया को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। सर, वो मैडम शायद कॉलेज गई हुई हैं। कौन से कॉलेज? चल वहाँ। उस शख्स के नौकर ने उसे गुस्से में देखते हुए आनिया के कॉलेज का बताया तो वो शख्स उससे कॉलेज का नाम पूछने लगा और साथ ही अपनी जैकेट से गन निकालकर जमाल साहब के सर पर फायर करने के बाद वापस कमरे के दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा। दूसरी जानब अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर आनिया बर्दाश्त न कर सकी। तभी उसकी लाश कोशिशों के बाद भी उसके मुंह तभी उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जिसे उसने फ़ौरन दोबारा अपने मुंह में हाथ रखकर रोक दिया। मगर वो शख्स ये चीख सुन चुका था, इसलिए वापस बेड की जानिब चल पड़ा। आनिया ने जब उस शख्स को बेड के करीब आते देखा तो तेज़ी से बेड के नीचे से निकलकर दरवाजे की तरफ भागने लगी, जब अचानक उस शख्स ने आनिया का बाजू पकड़कर उसे खींचकर अपने सीने के साथ लगाया और अब आनिया की कमर उस शख्स की तरफ थी, यानी अब भी वो उस शख्स की शक्ल देखने में नाकाम साबित हुई थी। आनिया का पूरा वजूद थर थर काँप रहा था, जबकि मुंह से गुटित गुटित सिसकियाँ निकल रही थीं। जबकि वो शख्स अपना एक बाजू आनिया के कंधे से गुजारते हुए दूसरे कंधे तक लाया था और साथ ही अपना चेहरा आनिया की गर्दन के करीब किया उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए मदहोश हो रहा था। ना जाने कुछ देर बाद उसे क्या सूझी कि उसने मजीद आनिया पर झुकते हुए उसकी गर्दन की साइड पर हल्का सा बाइट किया। बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, मगर अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो शख्स अभी भी आने की गर्दन पर झुका सरगोशी कर रहा था जब अचानक उसकी बात सुनते ही आने के वजूद में फिरती पैदा हुई और तो उस शख्स की बाजू जो उसके कंधों पर मौजूद थी पर ज़ोर से काट दिया। जब अगले ही लम्हे उसकी सिसकी के साथ शख्स चंद सेकंड के लिए आनिया को आज़ाद कर चुका था और आनिया उन्हीं चंद सेकंड में अपना पूरा जोर लगाती हुई अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागी, मगर इस दफ़ा भी वो पलट कर उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। रोने के साथ मुसलसल भागते हुए जल्दी से घर से निकलकर सड़क पर वो दौड़ने लगी। उसे नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही है, बस वो खौफ के ज़ेरे असर भागे जा रही थी। उसे किसी भी तरह खुद को उस वहशी दरिंदे से बचाना था जिसने उसकी दोस्त के बाद अब उसकी बाबा की जान बेदर्दी से ली थी। वही ज़ारून भी आनिया के पीछे ही पैदल भाग निकला, मगर आनिया न जाने कहाँ अचानक उस नज़रों से ओझल हो गई। तब ज़ोर से चीखते हुए आनिया को पुकारते अपने गुंडों को उसे ढूंढने का हुक्म देकर खुद अपनी बेशकीमती गाड़ी में बैठ गया। उसकी हालत इस वक्त देखने से ताल्लुक़ रखती थी जिसे ना जाने क्या खो गया हो इससे, मगर वो अपनी मोहब्बत को भला कैसे खुद से दूर होता देखता, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। आनिया को उसे बस अपना पास लाना था। भागते भागते जब उसकी टांगों ने मजीद साथ देने से इनकार कर दिया तो वो अपने घुटनों पर हाथ रख हल्का सा झुकती इर्द गिर्द देखने लगी तो उसे मालूम हुआ वो एक बार स्टेशन पहुंच चुकी है। नम पलकों से कांपते हुए अपने से कुछ दूर एक बेंच पर बैठ कर अपने रोने का अमल यूं ही जारी रखा। दिमाग तो उसका काम नहीं कर रहा था, वरना कुछ सोच समझ ही पाती, बस आंसू थे कि बहते जा रहे थे। अब बात भी तो कोई आम सी नहीं थी, उससे उसके बाबा को छीन लिया गया था, वो भी उसकी आंखों के सामने। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, बर्बाद कर दिया मुझे एक ही पल में ही। या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। पहले नाजिश का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे और अब मेरे बाबा, कैसे जी पाऊँगी मैं इस दुख के साथ। एक ही दफ़ा मुझे मौत दे दे प्लीज़, मुझे इस अजियत से आज़ाद कर दें अल्लाह, ये तकलीफ़ अब मज़ीद और बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। अपने अल्लाह से शिकवे करने के बाद हिम्मत हारकर अपने चेहरे को हाथों से छुपाए वो फूट कर रोने लगी। वहीं दूर एक औरत मुसलसल आनिया को ही कब से देखने में मसरूफ़ थी। उसके साथ एक मर्द भी मौजूद था जिसने उस औरत को इशारा किया तो वो इर्द गिर्द देखती आनिया के पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे साथ कोई और मौजूद नहीं क्या? उस औरत ने इंतहाई अपनायत का मुजाहरा करते आनिया से सवाल किया, मगर वो उसे एक नज़रअंदाज करती मुसलसल रोई जा रही थी। बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ, फिर से अपना सवाल दोहराती वो औरत अपने साथ वाले मर्द को आंखों से इशारा करते हुए अपने पास बुलाने लगे। उस वक्त क्योंकि अंधेरा हर सू अपनी पंख फैलाए हुए था और साथ ही कोई ज़ीरू का यहाँ कोई नामो निशान मौजूद न था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए दोनों आनिया को पकड़ के ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। आनिया जवाब बताकर अपने ख्वास बुलाए से रोने में मगन थी। अचानक उस रफ्तार पर अलर्ट हुई, उस औरत के हाथ पर काट कर उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही फिर से अंधाधुंध भागने लगी। आनिया की सकत और उस औरत ने उसे एक बहुत गलीज़ गाली से नवाजा और अपने साथ मौजूद मर्द को कहती खुद भी वो उसके पीछे दौड़ती उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी।
भागते भागते वो फिर से थक चुकी थी। अब मज़ीद उससे दौड़ पाना नामुमकिन था। न जाने किस जगह चली आई थी। वो तेज़ी से अपने दाएं बाएं देखने के बाद उसकी नज़र अपने बाईं जानिब मौजूद एक गाड़ी पर ठहर सी गई। बगैर कुछ भी सोचे समझे आनिया ने झट से उसके करीब जाके बैक डोर खोला तो फ़ौरन खुलता चला गया। ये भी उसकी अच्छी किस्मत का ही कमाल था। अगले ही लम्हे आनिया गाड़ी में घुसती बैक सीट पर लेट कर छुप गई। वो मर्द और औरत यहीं चले आए थे, जबकि वो औरत विंडो के ज़रिए गाड़ी के अंदर झाँकने की भी अपनी सी कोशिश कर रही थी। अंधेरा जो कि बहुत गहरा था, ये बात भी उसके हक़ में बेहतर साबित हुई, जो किसी को अब दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जिसकी ये गाड़ी थी, उसका मालिक पानी और कुछ खाने का सामान लेकर गाड़ी में आकर दरवाज़ा खोले बैठने लगा। तब अचानक वो औरत सीधी हुई, उससे गोया हुई, यहाँ पर आपने एक लड़की को देखा है? असल में वो हमारी बेटी है, थोड़ी सीधी है, दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, इसलिए। झूठ का सहारा लेते वो आनिया के मुतल्लिक दरियाफ्त कर रही थी। नहीं तो मैंने तो नहीं देखी आपकी कोई बेटी। लापरवाही से कंधे झुकाते वो शख्स औरत को जवाब देता अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसे स्टार्ट की अपनी मंजिल की जानिब जाने लगा। म्यूज़िक प्लेयर भी वो फ़ौरन ही ऑन कर चुका था, जिसमें उसे एक सिंगर अपना गला फाड़ता हुआ सुनाई दिया। उस गाने के साथ ऊंची आवाज़ में वो शख्स खुद भी गाने लगा। उस सिंगर की तरह ही उस शख्स की आवाज़ भी बहुत बेसुरी थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर उसकी गाड़ी में मौजूद आनिया की बर्दाश्त की बेंतहा हो गई थी। इस वजह से वह थोड़ी सीट पर से उठकर अपने दुपट्टे को खींचकर अपने कानों पर रखने लगी, मगर उसे इस लड़के की तेज़ नज़रें शीशे में देख चुकी थी। अगली ही बार वो ज़ोर से चीख पड़ा, जिस पर आनिया ने भी खौफ से चीखा शुरू कर दिया। एक झटके के साथ उस लड़के ने गाड़ी रोक ली और पीछे मुड़कर हैरानगी से आनिया को देखा। तुम? और शक के सवाल पर आनिया उसे नम आंखों से देखने लगी। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं तो वो मैंने तो कहा कि आप वही हैं ना जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। उससे सवाल कर बैठा वो। हाँ मैं, वो मुझे किडनैप करने वाले थे वो लोग, इसलिए उनसे छुप रही हूँ। बेदर्दी से अपने लब खींचती वो अपने आंसू पर बंद बांधती हुई असल हकीकत बयान करने लगी। वहीं वो शख्स बस उसे ही देखे जा रहा था। क्या कहा? ओ माय गॉड, ये बताएं आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी इस टाइम अपनी महंगी घड़ी में टाइम देखता वो आनिया से सवाल करने लगा। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, कोई नहीं है मेरा अब इस दुनिया में। कहने के साथ वो फिर से फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। जबकि उसके आंसू उस शख्स की तकलीफ़ का बाइस बन रहे थे, वो तो अपनी नज़रों का रुख भी मोड़ चुका था। रोना बंद करें प्लीज़, आंसू किसी मसले का हल नहीं होते। आप ये बताएं मैं आपको छोड़ूं कहाँ या कैसे मदद करूँ आपकी? उस शख्स की बात सुनकर आनिया ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा और फिर अपने दुपट्टे से आंसू साफ करती खुद को कंपोज करने लगी। मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, किसके पास जाऊँगी? क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं वो बस नहीं, अगर प्रॉब्लम है कोई तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आज की रात आप मेरे साथ, मेरा मतलब मेरे घर में गुजार सकती है, लेकिन वो छोटा सा मसला, मेरे घर में कोई भी मौजूद नहीं सिवाय मेरे। मगर आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। मैंने तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं की। आप वो वाहिद लड़की हैं जिससे मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा बात कर रहा हूँ। और आपको मालूम है बचपन में भी मैंने अपने भाई से कह दिया था, भाई जी मैं सिर्फ और सिर्फ मेल टीचर से ही पढ़ूँगा, फ़ीमेल्स मुझे छेड़ती हैं। और वो शख्स जब बोलना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं, जबकि आनिया का मूड पहले ख़राब था। इस वजह से आनिया ने हाथ उठाए उसे मज़ीद बोलने से मना कर दिया। अच्छा अच्छा बस करें, मुझे एक बार में ही समझ आ गई है। ओके तो फिर अब आप बता दें क्या करना है? अपने चेहरे का रूप बाहर खिड़की की जानिब किए वो आनिया का जवाब तलब कर रहा था, जबकि आनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन अब कर भी कह सकती थी। वो एक तो उसके बाप का कातिल उसके पीछे पड़ा था और दूसरे वो मर्द औरत के किडनैपर। ठीक है मैं आपके घर चलूँगी, बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने का। आपको मालूम है बिल्कुल मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप हाँ कर देंगी, लेकिन शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने का। आपने ये जो घर है ना, यहाँ पर हम कभी भी आते हैं। वैसे तो हमारा पूरा एक गांव है, वहाँ पर हमारी ज़मीन जायदाद सब है। मेरी फैमिली में सिर्फ बाबा साईं हैं और मेरे भाई, यानी कि मेरा बस कुछ मैं बहुत छोटा था जब मेरी अम्मा साईं मुझे छोड़कर चली गई। तब मेरे भाई ने मुझे पाला बिल्कुल एक माँ की तरह। बस ऐसा समझ लें हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती है। मतलब कि मैं तो अपने भाई से मोहब्बत करता ही हूँ, लेकिन मेरे भाई तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। वो लड़का ड्राइव करते हुए मुसलसल नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, जबकि आनिया अपनी सोचों में गुम थी। उसका ध्यान ही नहीं था किसी भी चीज़ की तरफ। लगता है बोर कर दिया मैंने आपको। चलें अब आप बताएं क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे इतनी रात को घर से बाहर मौजूद हैं, और वो लोग कौन थे? उस लड़के के सवाल पर आनिया बिल्कुल खामोश थी। वो तो जैसे अब कुछ ना बोलने की कसम खाकर बैठी थी। सॉरी मैं ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा हूँ, चलिए आप अपना नाम ही बता दें। इतना तो आप बनता है मेरा आपका नाम जान सकूँ। हाय मेरा नाम फ़हान है, और आप? उस लड़के ने फिर से आनिया को मुखातिब किया था, मगर अब भी वो वैसे ही खामोश थी। चलें कोई बात नहीं परी, ये देखें आ गए हम अपने घर, मतलब ये रहा मेरा छोटा सा घर। मेरा नाम परी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है आपका नाम? आपको क्या इससे जो भी नाम हो मेरा? लो भाई हम फ्रेंड्स हैं तो नाम मालूम होना लाजमी है ना। मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ। ऐसे कैसे दोस्त नहीं हैं हम? अगर
मैं आपका दोस्त नहीं होता तो आप मुझसे मदद नहीं मांगती, यानी हम फ्रेंड हैं और चलें आप आ जाएं मेरे छोटे से आशियाने में। मेरे भाई के बगैर तो बिल्कुल वीरान लगता है ये घर। असल में मेरे भाई को कुछ ज़रूरी काम था, वरना उन्होंने भी साथ आना था इधर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा ये घर। उस लड़के के साथ आनिया गाड़ी से बाहर निकल कर वहीं रुक कर घर को देखने लगी। प्लीज़ अंदर चलें। आनिया सच में अच्छा इंसान हूँ मैं, शक्ल से नहीं दिखाई देता, मगर अंदर से वाकई में अच्छा हूँ। मैं तो फीमेल जानवरों को भी नहीं देखता हूँ, अगर सामने मक्खी भी आ जाए तो साफ कह देता हूँ उसे, बहन पहले दुपट्टा कर आओ, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। अपनी बात कहकर खुद ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। आनिया हैरानगी से उसे देखने लगी। आखिर उसे हुआ क्या है, वो क्या बोल रहा है ये, मगर इस बात पर ध्यान उसका अब भी ना गया कि उसके बताए बगैर फहान को उसका नाम कैसे मालूम हुआ। ओह सॉरी, मैं बस चले अंदर। उफ, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने सुबह से नाश्ता ही किया हुआ है। सारा दिन इतने बड़े दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब शदीद किस्म की भूख लगी है मुझे, पेट में चूहे बोल रहे हैं। वैसे आपको भी तो भूख लगी होगी ना? नहीं, मुझे नहीं लगी। ऐसे कैसे नहीं लगी, आप इंसान हैं राइट? वैसे तो आप बिल्कुल परी लगती हैं, खूबसूरत सी परी, लेकिन है तो इंसान ही, तो इंसानों को तो भूख लगती है। बस आप यहाँ पर बैठकर बहुत ज़रा वेट करें, अभी मैं टेस्टी सी खिचड़ी बना कर लाता हूँ। आप खाएंगी ना खिचड़ी? आप सोच रही होंगी कि मैं कितना अजीब हूँ जो खिचड़ी शौक़ से बना रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरे भाई हैं उन्हें बचपन में खिचड़ी बनानी आती थी, तो इसलिए वो मुझे जब कभी हमारे मुलाजिम नहीं होते तो खिचड़ी बना कर देते थे, तो मेरी फेवरेट डिश खिचड़ी बन गई। फरहान के ऐसे बोलने पर आनिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे वो मुश्किल खुद को रिलैक्स करके कंट्रोल कर रही थी वो, लेकिन अब इंतहा हो गई थी उसकी बर्दाश्त की भी। बस कर दे प्लीज़, आप पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन आप बस बोले जा रहे हैं। आपको क्या पसंद है या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे, सुकून चाहिए मुझे कुछ पल के लिए। ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दें आनिया, मगर प्लीज़ अपनी परेशानी बताएं तो मुझे ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप ऐसे रात को घर से बाहर मौजूद थी। बस कर दे प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। ओके रिलैक्स प्लीज़। फ़हान शर्मिंदा सा होता हुआ वहाँ से कमरे में चला गया। आनिया रोती हुई लांच पर बैठकर सोफे पर बैठ गई और कुछ देर तक मज़ीद रोती रही। फिर अचानक ख्याल आया, फ़हान तो रूम में चला गया है, जबकि उसने तो कहा था मुझे भूख लगी है और मेरी वजह से वो भूखे ही सो गए होंगे। खुद को कोसते हुए आनिया उठकर उसके कमरे में चली आई जहाँ फ़हान को जाते देखा था उसने। कमरे के बाहर खड़ी होकर आनिया अभी सोच ही रही थी कि कैसे फ़हान से बात करे। इतने में अचानक फ़हान ने दरवाज़ा खोल दिया और आनिया को ऐसे अपने सामने मौजूद देखकर ज़ोर से चिल्ला उठा, जिससे आनिया भी डर गई। आप यहाँ, क्या हुआ, कोई काम है? नहीं, वो मैं आनिया को समझ नहीं आ रही थी आप क्या कहे। क्या हुआ, भूख लगी है? हाँ हाँ, भूख लगी है मुझे। ओह आई एम सो सॉरी, मैं भी ना इतनी देर लगा दी फ्रेश होने में। आप बस कुछ देर वेट करें, मैं अभी बस खिचड़ी बना कर लाता हूँ। अगर ज़्यादा भूख लगी है तो बिस्किट चाय ला दूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं, मेरा मतलब इतनी भूख नहीं है, जाएँ आप आराम से अपना काम करें। अपनी बात कहकर आनिया वापस जाकर सोफे पर बैठ गई, जबकि फ़हान किचन में घुस गया। ठीक 1 घंटे बाद फ़हान खिचड़ी बनाकर जब उससे लिए बाहर आनिया के पास आया तो उसे वो सोफे पर ही सोती हुई दिखाई दी। अभी तक उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आनिया के साथ ऐसा भी क्या गलत हुआ है, क्यों वो इतना डरी हुई है और दुखी है? खिचड़ी को डिब्बे पर रखकर फ़हान उसके पास बैठकर उसे दीवाना वार देखने लगा। अचानक आनिया करवट लेकर सोफे से नीचे गिरने लगी थी। फ़ौरन फ़हान ने उसे पकड़ लिया। उसके लम्स पर आनिया फ़ौरन उठ गई थी। आप यहाँ? अपनी आंखों को बमुश्किल खोलती रोने की आवाज़ सूझ चुकी थी जो उससे सवाल करने लगी, जिस पर फ़हान पहले तो घबरा गया, मगर खिचड़ी पर नज़र पड़ते ही वो रिलैक्स हो गया। हाँ वो मैं यहाँ खिचड़ी बन गई है आनिया, जल्दी से खाकर फिर आप रूम में जाकर सो जाएं। चलें उठिए ये लें और जल्दी से खाकर बताएं कैसी बनी है मेरी फेवरेट खिचड़ी। मैंने नहीं खाना। सॉरी किया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं है क्या? बताएं तो, रो क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, प्लीज़ बताएं आनिया, मुझे ऐसी क्या क्या बात है जिससे आप इतना परेशान हैं? क्या कोई मोहब्बत का मामला है? मुझे दिल के साथ वहाँ ने सवाल कर दिया। आप समझते क्या हैं खुद को? क्या हर लड़की एक जैसी होती हैं जो सिर्फ एक बात पर ही रोती रहेंगी? ओके सॉरी, माफ़ कर दें आप मुझे, तो आप बता दें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप रो रही हैं? हम तो फ्रेंड्स हैं ना। फ़हान दिल ही दिल में इस बात से खुश होता कि आनिया का कोई मोहब्बत का मामला नहीं। इससे असल बात दरियाफ्त करने लगा। वहीं आनिया के आंसू में रवानी आ गई। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ बाकी नहीं रहा। अगर भैया आपको मेरे से हमदर्दी है तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें, मैं मर जाऊँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शैतान रहते हैं जो अपने मकसद के लिए किसी की भी दुनिया ख़त्म कर देते हैं। प्लीज़ ऐसे तुम मत कहें। तो और क्या कहूँ? प्लीज़ भाई मत कहें मुझे। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम दोस्त हैं, तो प्लीज़। फ़हान के टोकने की असल वजह जान आनिया सदमे से उसे देखती ही फ़ौरन उठ खड़ी हुई। सही थी, मैं हर शख्स एक जैसा ही होता है। आप भी उस शख्स की तरह हैं जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं।
गुस्से से कहती आनिया वहाँ से जाने लगी। अचानक उसके हाथ को फ़हान ने पकड़ लिया और उसे जाने से रोका। उसकी इस हरकत पर आनिया ने शदीद तैश में पीछे मुड़कर देखा। फ़हान उसे घुटनों के बल बैठा उसका हाथ पकड़े दिखाई दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे नहीं मालूम था आप मुझसे इतना नाराज़ हो जाएंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, छोड़ें मेरा हाथ, वरना मुझसे कोई बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से चीख पड़ी वो, मगर वो अभी भी वैसे ही बैठा था। प्लीज़ आनिया जी, माफ़ कर दें मुझे, प्लीज़ देखिए, अगर आप ऐसे चली गई तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा, शायद इस गम में ही मर जाऊँगा। फ़हान की बात सुनकर आनिया को उसे गौर से देखने लगी। उसका भराया हुआ लहजा देखकर वो हैरान रह गई। उसे क्या हो गया है जो ऐसे बर्ताव कर रहा है? आनिया ने दिल में सोचा, क्योंकि इस वक्त फ़हान की आंखों में आंसू थे। शायद आनिया को खो देने का खौफ। ऐसे हरकत करने पर वो सोचकर आनिया ने भी अपने जाने का इरादा बदल दिया। नहीं जा रही मैं फ़िलहाल, अब उठें यहाँ से आप, फ़हान से कहती वो अपना हाथ उसे छुड़वाकर खामोशी से एक कमरे में चली गई, जबकि फ़हान उसे जाता देखता रहा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने मौजूद बेड पर पड़ी। साथ ही वो सारे कमरे का जायज़ा लेने लगी। ये ज़्यादा बड़ा नहीं मगर बेहद खूबसूरत था। उसकी नफासत यहाँ वाले की आला सोच को बयान कर रही थी। कितनी ही देर वो खड़ी कमरे की एक एक चीज़ को देखती रही। ना जाने कब अपने इस मशगले में मसरूफ़ उसकी आंखों ने बरसना शुरू कर दिया, जिसका इल्म शायद उसे खुद भी नहीं था। वहीं उसका जिस्म दर्द की शिद्दत से टूट फूट का शिकार हो चुका था। मज़ीद और खुद में खड़े ना होने की हिम्मत पाते हुए छोटे छोटे कदम उठाते वो बेड तक गई और करवट के बल लेटकर आंखें बंद कर दी। अगले ही पल वो गहरी नींद में उतर चुकी थी, जबकि फ़हान अभी तक वैसे ज़मीन पर बैठा आनिया के मुतल्लिक सोचने में मसरूफ़ था। हर एक पहलू पर गौर करते वो एक बात कन्फर्म कर चुका था कि अब उसे क्या करना है। खुद से फैसला करते वो उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा, मगर फिर ना जाने क्या सोच कर ये इस एहसास के तहत आने के कमरे के आगे से गुजरते उसके कदम वहीं थम गए। साथ ही नज़रों ने बंद दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की थी, जो कि नामुमकिन अमल था, मगर होने को क्या नहीं हो सकता। अचानक दो कदम बढ़ाए उसने दरवाजे को हाथ की मदद से धकेला तो वो खुलता चला गया। यह बात कितनी ही खुश दिली की थी फ़हान को। उस पर सुकून से सांस लेते वो दबे कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अपने सामने बेड पर लेटी आनिया दिखाई दी। उसे देखते ही फ़हान के लबों को एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई। खामोशी से वो आनिया के करीब जाकर बैठ गया और बस उसे यूं ही देखने लगा। न जाने ये सिलसिला कितना तवील होता अगर अचानक आनिया कुछ बड़बड़ाने के बाद चीखना पड़ती। ऊंची आवाज़ में चीखते वो जमाल साहब को पुकारती। वजह ख्वाब में उसे वही दोपहर को उसके बाबा को बेदर्दी से मार का हमेशा के लिए उसे दूर कर देने का मंजर दिखाई दिया था। मेरे पापा को मत मारो, मत मारो, उन्हें मेरा कोई नहीं है उनके अलावा। आनिया की आंखें बंद बेड के साथ चिपक कर वो बैठी थी, अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर चीखे जा रही थी। जब उसके करीब मौजूद फ़हान ये मंजर देखकर उसके करीब हुआ। क्या हुआ आनिया, तुम ठीक हो? हुआ क्या है बताओ, किसके बाबा को मार दिया, किसकी बात कर रही हो, कुछ मालूम है तुम्हें? फ़हान ने आनिया से एक साथ सवाल की पुछाड़ कर दी। वहीं अभी भी इस तरह वो रो चीख रही थी। खौफ बुरी तरह से उसके हौसलों पर सवार था। तब कुछ और समझ न आने पर फ़हान ने बाजू से खींचकर उसे अपने गले लगा लिया और अपने हाथों से उसकी कमर और बालों को सहलाते उसे पुरसकून करने लगा। कोई नहीं है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे करीब किसी को भी आने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरी खो तुम आनिया, मेरी आनिया। फ़हान की कही गई बात अचानक आनिया को होश दिला गई तो वो फ़ौरन हाथों से उसे खुद से दूर धकेल दी, खिसककर फ़हान से दूर बैठ गई। यह हरकत फ़हान को उसकी अच्छी तो ना लगी, जिसका इजहार उसके चेहरे पर आने वाले तसरात कर गए थे, मगर अपने लब बीच कर वो खुद को कंपोज कर चुका था। क्या बात है आनिया, प्लीज़ मुझे बता दे, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आपके सामने बैठा रहूँगा और अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को मज़ीद बड़ा करके यूँ ही आपको देखता रहूँगा। बता दे प्लीज़, क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? मेरे पापा को मार दिया किसी ने, मेरी नज़रों के सामने छीन लिया मुझसे मेरा सब कुछ थे, वो हर शय, हर रिश्ता। अब और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। कहाँ जाऊँगी मैं, किसे तकलीफ़ बताऊँ अपनी? बाबा की जगह मैं क्यों नहीं मर गई? वैसे भी मेरे जीने का क्या फ़ायदा, बेफजूल ज़िंदगी है मेरी, कभी ज़िंदगी में कोई खुशी लिखी ही नहीं। मेरी किस्मत में मेरे बाबा की मौत की वजह भी मैं ही हूँ। दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। आनिया क्यों कर रही हैं खुद से नफ़रत? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ना तो आप फ़िजूल हैं, ना आपकी ज़िंदगी को आपको क्या मालूम कितनी अनमोल हैं आप किसी के लिए। शायद उसकी ज़िंदगी बन गई हूँ। आनिया को देखते एक जज्ब के आलम में वो बोल गया। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था प्लीज़ उसे मत कहें। भाई आपका बहुत शुक्रिया मुझे रात यहाँ जगह देने का, बस एक और एहसान कर दिया। अब सुबह मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ें जहाँ बहुत सी औरतें रहती हूँ, मैं वहीं रह लूँगी पूरी ज़िंदगी। बात सुनो मेरी ध्यान से, पहली बात, मुझे खौफनाक सा लफ्ज़ कहना बंद करो। कौन सा लफ्ज़? फ़हान की बात सुनकर आनिया ने हैरानगी से पूछा। वही लफ्ज़ जो अभी कहा आपने। कौन सा? औरतें? नहीं, इससे पहले वाला। छोड़ो,
छोड़ नहीं यार वो भाई वाला लफ्ज़। आनिया की ना समझी पर माथा पीटते फरहान ने खुद ही बता दिया। क्यों, इसमें क्या मसला है, क्यों ना कहूँ भाई, मैं आपको भाई ही हैं आप मेरे। नो, मैं सिर्फ अपने भाई का ही भाई हूँ और किसी का भी भाई नहीं हूँ, हम सिर्फ दोस्त हैं। आनिया ऐसे रिश्ते को यही रहने तो दोबारा मुझसे इस लफ्ज़ से मत पुकारना। समझ क्या लिया आपने, अगर आपके घर रहने लग गई हूँ तो कैसा करैक्टर है मेरा मत भूलें मिस्टर। सुबह चले जाना था मैंने, मगर सही क्या है, और सही कह रहे हैं आप, मेरी जैसी लड़की तो इससे भी बहुत बुरा डिज़र्व करती है। मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आप। सब लोग एक जैसे होते हैं, खुद अगर मफाद परस्त झूठे धोखेबाज, तो फिर मैंने कैसे सोच लिया मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है, या आपकी सोच मेरे मुतालिक दुरुस्त होगी। असल में ये गलती मेरी है जो आप पर भरोसा कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका, ये चंद घंटे अपने घर में रखने का। अब जा रही हूँ मैं। भराई हुई आवाज़ में कहने के साथ आनिया बेड से उतरकर अपने जूते पहनती कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर चली गई, जबकि फरहान साकत वहीं खड़ा आनिया की बातों पर गौर करता रहा। लेकिन जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई कि आनिया घर छोड़कर रात के इस पहर अकेली चली गई, तो झट से अपने जिस्म को हरकत में लाते हुए खुद भी दौड़ने के अंदाज में घर से बाहर निकलकर आनिया को ढूंढने लगा, जो उसे किसी जगह दिखाई ना दी। आनिया की गुमशुदगी फरहान की बेचैनी को परवान चढ़ाने लगी। वो तो मानो पागल हो जा रहा था, किस चीज़ का होश ना रहा, पागलों की तरह सड़क पर दौड़े जा रहा था। उसकी नज़रें आनिया को तलाश कर रही थी, जिनको बलाहर सुकून मिल ही गया। दूर सड़क के किनारे आने को चलते देखा, आंखें बंद किए पुरसकून होता वो मुस्कुराता हुआ आनिया को पुकारने लगा और साथ ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अपने नाम की पुकार सुनकर आनिया ने पलट कर उसे देखा तो अपने कदमों में तेज़ी ले आई। वहीं फरहान भी अब उसे रुकने का बोल कर दौड़ता हुआ उसके पास जाने लगा। इस बात का भी होश ना रहा उसे कि वो सड़क के दरमियान चल रहा है, जिसका नतीजा गाड़ी के साथ उसकी होने वाली टक्कर की सूरत में निकला। शोर की आवाज़ सुनकर जब आनिया ने पलट कर देखा, बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि फरहान दूर सड़क पर गिरा हुआ हल्की हल्की आंखें खोले उसे देख रहा था, जबकि खून तेज़ी से निकलते उसके वजूद के अलावा सड़क को भी लहूलुहान किए जा रहा था। आनिया कांपती टांगों के साथ उसके करीब गई, तब तक उस गाड़ी में मौजूद शख्स भी बाहर निकलकर फरहान के करीब पहुंच गया। आनिया फरहान के करीब जब तक पहुंची, तब तक वो शख्स फरहान को सहारा दिए उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में फरहान अपने हवास खो कर बेहोश हो गया। आनिया भी साथ साथ चलती गाड़ी के पास चली गई। वो शख्स फरहान को बैक सीट पर लटाकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तब आनिया ने इशारे से खुद भी साथ चलने का कहा, जिस पर पहले तो हैरानगी से उस शख्स ने आनिया को देखा और फिर सर को इस बात में हिला दिया। तब आनिया फिरती दिखाती हुई बैक डोर खोलकर फरहान का सर उठाकर अपनी गोद में रखने के बाद खुद भी गाड़ी में बैठ गई, तो उस शख्स ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी। आनिया को इस वक्त खुद होश नहीं था वो क्या कर रही थी, बस गिल्ट हर एहसास पर भारी था उसके। वो अब आज अपनी वजह से किसी और की जान लेने की वजह बन सकती थी। इसकी वजह तो फरहान का एक्सीडेंट हुआ बगैर पलके झपकाए वो बस फरहान को देखे जा रही थी।